ठीक है भाई, है ना। तो आज हमको बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमको स्टार्ट करना है। इसके जैसे पहले हमने प्लांट रिप्रोडक्शन खत्म कर लिया है, उसके बाद हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक आता है, तो हम उस पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जैसे कि हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन देखी है, सेकंड चैप्टर में डेफिनेशन देखी है रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या है, यंग वन हमारा बनता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यंग वन ऑफ देयर ओन टाइप, है ना, अपने ही जैसा यंग वन बनाता है ना। जैसे ह्यूमन का जो ऑफस्प्रिंग होता है वो ह्यूमन होता है, डॉग का जो ऑफस्प्रिंग होता है वो डॉग होता है। तो ऐसे ही इसकी बात करें, है ना। अब इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं हम। ठीक, तो ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरेंट। ह्यूमंस में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और कैसे होते हैं, विविपेरेंस, विविपेरेंस मतलब गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, यंग वंस को बर्थ देते हैं। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्लोअर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लो होता है। क्यों, क्योंकि भाई इसमें गैमीट्स बननी है, पहले तो ऑर्गन्स जो है वो मैच्योर होने हैं, मैच्योर होने के बाद उसमें गैमीट्स बननी है, फिर उन दोनों का फ्यूजन होना है, फ्यूजन के बाद एक पूरा यंग वन डेवलप होना है। तो जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो स्लो हो जाता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में स्लो होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। स्लो भी होता है एंड कॉम्प्लेक्स भी होता है। ठीक है भाई, ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल। ह्यूमंस कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक बॉडी में एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, या तो वो मेल बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों में, मतलब एक बॉडी में क्या हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो और उसी बॉडी में मेल रिप्रोडक्शन भी हो, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है भाई, अब जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, है ना, जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हम दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है भाई, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखते हैं। तो होता क्या है, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या, हम चाहे वो हम मेल ले लें चाहे फीमेल ले लें, है ना, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जो ऑर्गन्स होते हैं, है ना, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कैटेगराइज कर देते हैं जो उनके पास सेक्स ऑर्गन रहते हैं, कैसे, प्राइमरी और सेकेंडरी में, इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। सेम इन फीमेल, फीमेल में भी हम कैटेगराइज करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब भाई हम ऐसे कैसे कहेंगे कि कौन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, तो ऐसे कैसे हम कह सकते हैं कि हमने इसको किस बेसिस पे कैटेगराइज किया है। जब भी हम किसी चीज को डिवीजन देते हैं या कैटेगराइज करते हैं, तो कुछ उसका बेस होता है, मतलब किसी कोई एक कैरेक्टर तो हमने लिया होगा ना जिसके बेसिस पे हमने ये डिवाइड किया है। तो हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उनको बोलते हैं जो क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, है ना, विच फॉर्म गैमीट्स, जो गैमीट्स बनाते हैं, जो गैमीट्स बनाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में लेते हैं। ठीक है, और बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं हम उनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में लेते हैं। ठीक भाई, तो क्या हुआ सिवराज, बताओ भाई, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, हम जो गैमीट बनाते हैं। गैमीट्स बनाते हैं, गुड, है ना। तो पता है क्या, फीमेल में या मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या, कौन सा होता है, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, टेस्टिस, टेस्टिस होता है, और फीमेल्स में ओवरी, ओवरी होता है, गुड, है ना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में कौन सा होता है, टेस्टिस, मतलब टेस्टिस क्या करता है, मेल गैमीट बनाता है, और ओवरी जो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल्स में, और क्या बनाता है, ओवम बनाता है, ओवम मतलब फीमेल गैमीट। ठीक है, ये बनाता है। चलो भाई, इतना तो हमने सीख लिया कि ये हो।
इसके साथ साथ क्या होते हैं, ये जो टेस्टिस है और ओवरी है, ठीक है, ये हमारे गैमीट्स तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, टेस्टिस और ओवरी जो होते हैं उसके साथ साथ कुछ हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं, है ना। तो वो हॉर्मोन्स भी हम लोग देखेंगे। तो भाई इतना समझ में आया? हाँ जी। निकिता इतना समझ में आया? निकिता, ऑडियो कनेक्ट नहीं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखते हैं ये क्या होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमीट्स तो नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम ये कहें कि गैमीट्स बनाए, नहीं, वो तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है। फिर इनका काम क्या होता है भाई, ठीक है, जब हम कह रहे हैं ये गैमीट नहीं बना रहे हैं, फिर इनका काम क्या है, तो इनका काम होता है हमारा जो और भी रिप्रोडक्शन में, जैसे अगर हम मेल्स में बात करें तो सीमेन कंपोजिशन करना, ठीक है, ये सारी जो चीजें होती हैं, स्पर्म को नरिशमेंट देना, ये सारी जो चीजें होती हैं वो जो कर रहे हैं उनको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में ले लेते हैं, है ना। पैसेज बनाना, ठीक है, स्पर्म जो स्पर्म का पैसेज है वो बनाना, तो ये सेकेंडरी में आ जाते हैं। तो sex organ, glands and ducts which do not produce gamete but are otherwise essential for the sexual reproduction are known as secondary sex organ, ठीक है। लेकिन गैमीट तो नहीं बनाते, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है भाई। अब इन्होंने बोला कैरेक्टर्स देख लेते हैं, इन्होंने जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, एक्सेसरी, एक्सटर्नल और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो प्यूबर्टी बाद हमको दिखाई पड़ते हैं, है ना। प्यूबर्टी के बाद क्यों, क्योंकि प्यूबर्टी तक जो सेक्स ऑर्गन्स थे वो मैच्योर हो जाते हैं, फिर क्या होते हैं, हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट होते हैं, उसकी वजह से अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, मेल में अलग चेंजेस आते हैं, फीमेल में अलग चेंजेस आते हैं, और विजिबल चेंजेस होते हैं कि हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के बाद, मेल में भी होते हैं, फीमेल में भी होते हैं, उन्हीं चेंजेस को और उन्हीं कैरेक्टर को हम सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोल देते हैं, और जो कब स्टार्ट होते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी मतलब ऐसी स्टेज की जब क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसा हो गया है, उसमें क्या आ गया, रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी आ गई है ना। अब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, यंग वन को बर्थ दे सकता है, ठीक है। प्यूबर्टी अकर्स एट द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स इन गर्ल्स और 13 to 15 ईयर्स इन बॉयज, ठीक है। प्यूबर्टी की एज जो बताई है 10 से 14 साल लड़कियों में बताई है और 13 से 15 साल लड़कों में बताई है। तो इसके बाद प्यूबर्टी में कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे पिच, ठीक है, जो पिच ऑफ वॉइस, है ना। तो अगर देखा हो कि प्यूबर्टी के पहले, मतलब अगर अपन 10 साल तक देखें, तो लड़के और लड़की की आवाज में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। 10 से 14 साल में देखें तो लड़के और लड़की की आवाज में कोई, मतलब सॉरी, 10 साल से पहले पहले देखें तो लड़के और लड़की की आवाज में कोई ऐसा खास अंतर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन प्यूबर्टी के बाद देखो अगर, ठीक है, 15 के बाद देखो अगर, तो लड़की की जो आवाज होती है वो पतली सी होती है, ठीक है, मतलब हाई पिच वाली होती है, ठीक। और लड़के की आवाज भारीपन हो जाता है, लड़के की आवाज में एक भारीपन आ जाता है, मतलब उसकी पिच कैसी हो गई, लो पिच की हो गई, ठीक है। लड़कियों की क्या हो जाती है, हाई पिच वॉइस होती होती है ना, पतली सी, बहुत पतली सी, ठीक है, और लड़कों की भारी सी आवाज होती है। तो वो भी प्यूबर्टी का एक कैरेक्टर ही है कि प्यूबर्टी हिट कर गई है, तो वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। फिर लड़कियों में, जैसे गर्ल्स में अगर बोले तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट या मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट जो होता है वो भी हम एक कैरेक्टर में ले सकते हैं। अगर बॉयज में देखें, मेल्स में देखें, तो क्या कैरेक्टर आ सकता है, जैसे फेशियल हेयर, है ना, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, ठीक है, फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो प्यूबर्टी के बाद दिखाई पड़ते हैं, ठीक। तो इतना समझ में आया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हाँ जी। ठीक।
आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कुछ हमारे ऑर्गन्स आते हैं, कुछ ग्लैंड्स आती हैं और कुछ डक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ऑर्गन पता ही है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो हमको पता ही है क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है भाई। 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती है, पेयर ऑफ डक्ट सिस्टम, ठीक है। डक्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब एक पेयर इसलिए बोला है क्योंकि एक टेस्टिस से एक डक्ट सिस्टम, तो 2 टेस्टिस से 2 डक्ट सिस्टम, ठीक है। जिसमें क्या क्या होता है, एपिडिडाइमस होता है, वासा एफ्रेंशिया होता है, वासा डिफरेंस होता है, एजैकुलेटरी डक्ट होता है और यूरेथ्रा होता है, ठीक है। डक्ट सिस्टम में क्या आ जाता है, ये सारी चीजें आती है। और लास्ट इसमें जैसे बोला था ग्लैंड्स, ठीक है, क्या आ जाते हैं, ग्लैंड्स आ जाते हैं। तो भाई ग्लैंड्स कौन से आ जाते हैं, तो ग्लैंड्स आ जाते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, और कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, दोनों नाम याद रखना। और प्रोस्टेट ये ग्लैंड्स आ गए। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ डक्ट सिस्टम, तो डक्ट सिस्टम में हमारा एपिडिडाइमस आ गया, वासा फ्रेंशिया आ गया, वासा डिफरेंस आ गया, एजैकुलेटरी डक्ट आ गया और यूरेथ्रा आ गया, ठीक है भाई। अब जो हमने ग्लैंड्स बोले तो ग्लैंड्स में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आ गया और प्रोस्टेट आ गया। बल्बो यूरेथ्रल को हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ये डायग्राम लिख रखा है ना, डायग्राम दिया है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, दोनों से ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो उसमें डायरेक्ट ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमको लॉन्ग में आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, उसके साथ साथ डायग्राम भी बनाना पड़ता है, तो अपन लोग ये वाला डायग्राम बनाते हैं। और नीट की बात आती है तो लेबलिंग वगैरह जो होता है नीट में जरूरी होता है, याद होना, ठीक है। तो नीचे देखो, इसमें जो 2 लोब्यूलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये नीचे, ये क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। एक होल टेस्टिस दी हुई है एक साइड को, और एक साइड को जो राइट साइड है उसमें हमको सेक्शन व्यू दे रखा है, ठीक है। सेक्शन व्यू दे रखा है, मतलब हमने क्या उसको हटाकर, बीच से हटाकर हमने उसको देखा है कि उसके अंदर कैसा होता है, एनाटॉमी देखी है कि हमारी टेस्टिस की एनाटॉमी कैसी होती है, ठीक है भाई। फिर देखो ये जो डक्ट्स जा रही है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, डक्ट्स जा रही है, तो ये डक्ट सिस्टम है हमारा, ठीक है। फिर ये प्रोस्टेट, ये जो, ठीक है, ये क्या है, प्रोस्टेट है। फिर ये छोटे छोटे नीचे ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं ये, ठीक है। फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट बना लेता है, जो यूरेथ्रा होता है वो एक तरीके से इजैकुलेट, मतलब, है ना। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, या हम कहते हैं मेल्स में, ऐसा होता है कि यूरिन और सीमेन के लिए एक ही पैसेज होता है, ठीक है। यूरिन के लिए और सीमेन के लिए, ठीक है, क्या होता है, एक ही पैसेज होता है, ठीक है। फीमेल्स की तरह नहीं होता है, फीमेल्स में यूरिन और सीमेन, सॉरी, यूरिन के लिए अलग पैसेज होता है, ठीक है। यूरिन के लिए क्या होता है, अलग पैसेज होता है, और जो जेनाइटल ट्रैक्ट होता है वो अलग होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, सेम है, इसमें क्या होता है, सेम होता है पैसेज, ठीक है भाई। तो ये वाला डायग्राम क्या करना है, याद करना है। ये वाला जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो डायग्राम है याद होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं, चलो, है ना। तो अब सबसे पहले हम टेस्टिस पढ़ते हैं, ठीक है। टेस्टिस पढ़ते हैं कि टेस्टिस क्या होता है भाई, जो हमने देखा था। तो टेस्टिस पढ़ते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में, ठीक है। तो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। मतलब टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होता है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, किसमें, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। तो भाई ये आउटसाइड द बॉडी क्यों प्रेजेंट होता है ना। इसका ये इनसाइड बॉडी क्यों, क्योंकि सारे ऑर्गन तो जब अपनी इनसाइड है तो ये बाहर क्यों है भाई, है ना, टेस्टिस बाहर क्यों है, तो इसकी जरूरत है बाहर होने की, ठीक है। क्या जरूरत है, क्योंकि जो स्पर्म्स बनते हैं ना, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन में मतलब
जो स्पर्म फॉर्मेशन में, स्पर्मेटोजेनेसिस में जो होता है, थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस हमको क्या चाहिए होता है, कम टेम्परेचर चाहिए होता है। किससे? बॉडी टेम्परेचर से, मतलब जो हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे कितना टेम्परेचर कम चाहिए होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसलिए क्या होता है, वो बाहर होता है, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी होता है, इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर और इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्क्रोटम, है ना। एंड द रीजन फॉर देयर सिचुएशन क्या होता है भाई, रीजन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द टेस्टिस इज अटैच्ड टू द स्क्रोटम बाय अ बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्क्रोटम जो होता है, ठीक है, स्क्रोटम तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या है, टेस्टिस है। तो टेस्टिस क्या होता है कि एक कनेक्टिव टिश्यू या एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है ना। स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, एक बैंड होता है जो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, गुबर्नाकुलम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुबर्नाकुलम। फिर अब हम बोले कि जब भी अगर मानो बाहर है ये, ठीक है, हमने बोला है कि टेस्टिस बाहर है, स्क्रोटम में है टेस्टिस, तो फिर इसमें सप्लाई भी तो चाहिए भाई, न्यूट्रिशन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई, ये जो सारी सप्लाईज हैं हमारी, नर्व सप्लाई, ये भी तो चाहिए। ठीक है, तो ये बॉडी से फिर कैसे आती है, मतलब क्या कनेक्शन है बॉडी और स्क्रोटम के बीच में, क्या कनेक्शन है और कैसे होता है। तो स्क्रोटम कम्युनिकेट्स विद द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू इंगुइनल कैनाल। ठीक है, एक कैनाल होती है, एक मतलब जिससे क्या होता है, हमारा स्क्रोटम जो है एब्डोमिनल कैविटी से कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेट मतलब कि वेसल्स, नर्व्स वगैरह जो होती हैं वो यहीं से आती है, कहाँ से, इंगुइनल कैनाल से। तो ये भी याद रखना है ना, इंगुइनल कैनाल। Each testis has about 250 compartments called testicular lobule। तो अब जैसे इन्होंने बोला कि हर एक टेस्टिस के पास करीब करीब 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। अब भाई टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या है, तो जैसे ये तुम्हें टेस्टिस का डायग्राम दिख रहा है ना, तो इसमें ये जो ब्राउन ब्राउन एक एक दिए हुए हैं, ये इनको बोलते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये डायग्राम में तो हमको 7 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नहीं होते हैं ना, पूरे टेस्टिस में कितने होते हैं, करीब करीब 250 ऐसे ही कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर एक लोब्यूल्स के पास हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं, मतलब हाईली कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, ये तो हमने बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ये जो ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर, फिर इनके अंदर देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। ठीक है, ये येलो कलर में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के पास 1 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, 1 to 3 कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ठीक है भाई, इतना समझ में आया, यस मैम। है ना। इसको याद करना है, बहुत ध्यान से सुनते जाओ। टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, लगभग 250। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है, अप्रोक्स की बात हो रही है। तो अप्रोक्स 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। उन कंपार्टमेंट के अंदर हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। वो ट्यूब्यूल्स करते क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं भाई। वो ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। मतलब स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कहाँ बनते हैं स्पर्म्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। ठीक है, फिर देखो ये बन गए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जाके एक एक में कनेक्ट हो जाती हैं। देखो हर एक लोब्यूल से निकल के
देखो ये करेक्ट हो गएगा, और फिर उन्होंने एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस बोल देते हैं, रेटी टेस्टिस बोल देते हैं। फिर रेटी टेस्टिस के बाद अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो, तो तुमको क्या दिखाई पड़ेगा, तुमको दिखाई पड़ेगा ये जो छोटी छोटी सी ट्यूब्स निकल रही है रेटी टेस्टिस के बाद, देखो ये निकल रही है ना, इनको बोलते हैं अपन वासा एफ्रेंशिया, जो अभी पढ़ा था ना अपन ने आगे, वासा एफ्रेंशिया बोलते हैं। ठीक है, वासा एफ्रेंशिया के बाद देखो कि वो ऐसे एक तो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए, है ना, हाईली कोइल्ड एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए, ये आगे जो दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन इपिडिडाइमस, इपिडिडाइमस, ठीक है, एपिडिडाइमस बोलते हैं। तो ऊपर जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कैपोट एपिडिडाइमस बोल देते हैं, बीच वाला जो बॉडी वाला या बीच वाला पार्ट मिडिल पार्ट बोलते हैं उसको कॉर्पस एपिडिडाइमस बोल देते हैं, और जो नीचे वाला होता है, ठीक है, सबसे नीचे वाला होता है उसको कॉर्डा एपिडिडाइमस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, कैसे याद रखना है हम फिर से बताते हैं तुम, ठीक है। ये क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर 250 लगभग 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो कि स्पर्म बनाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में कनेक्ट करके आगे जाके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं जिसको रेटी टेस्टिस बोलने लगते हैं। रेटी टेस्टिस जो होती है वो आगे जाके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में इमर्ज करते हैं, ठीक है, उसको वासा एफ्रेंशिया बोलते हैं। फिर ये जो वासा एफ्रेंशिया है फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाके जुड़ जाती है जिसको अपन इपिडिडाइमस बोलते हैं। फिर अपन अगर चाहे तो इपिडिडाइमस के फर्दर वो पार्ट्स दे सकते हैं, मतलब नाम दे सकते हैं कि क्या है, कि ऊपर वाले पार्ट को कैपुट बोल सकते हैं, नीचे वाले पार्ट को कॉर्डा बोल सकते हो, बीच वाले पार्ट को कॉर्पस बोल सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को कैपोट एपिडिडाइमस, बीच वाले को कॉर्पस एपिडिडाइमस और नीचे वाले को कॉर्डा एपिडिडाइमस। ठीक है, एपिडिडाइमस आगे जाके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कंटिन्यू करती है जिसको डक्टस डिफरेंस बोलते हैं, है ना, या वासा डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई स्पर्म का पैसेज लिखो, है ना, क्या लिखो, स्पर्म का पैसेज लिखो। तो स्पर्म का पैसेज लिख लोगे ना भाई, बताओ क्या होगा स्पर्म का पैसेज। पैसेज ऑफ स्पर्म बताओ भाई, कोई तो बताओ, अंकित तुम बताओ। Seminiferous tubules, the Retitestis, vasa efferentia, Brachydactylus और फिर vast difference। ठीक है ना, ये पैसेज ऑफ स्पर्म होता है, याद रखना, ठीक है सिद्धार्थ, समझे। यस मैम। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो याद रखना इसको। तो ये होता है अपना क्या, टेस्टिस का डायग्राम। तो ये तुम लोग हमें आज तुम लोगों का होमवर्क है कि क्या तुम लोगों को टेस्टिस का डायग्राम बनाना है और पैसेज ऑफ स्पर्म लिखना है, ठीक है, चलो, है ना। तो अब क्या है, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय अ जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जैसे कि हमने बताया था कि स्पर्म फॉर्मेशन करता है। जब स्पर्म फॉर्मेशन करता है मतलब इसके पास जर्म सेल्स होती हैं, और जिसको लेयर के पास जर्म सेल्स होती है उसको अपन जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं ना। टिश्यू चैप्टर में अपन ने 11th में पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, या है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो सेल्स हमारी गैमीट फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, जो सेल्स हमारी गैमीट फॉर्मेशन करती हैं हम उसको जर्मिनल एपिथेलियम बोल देते हैं ना, मतलब वो लेयर को जर्मिनल एपिथेलियम बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, दो तरीके की सेल्स होती है, एक तो जर्म सेल्स होती हैं जो क्या बनाती हैं, गैमीट्स बनाती हैं आगे जाके, मतलब स्पर्म बनाती हैं आगे जाके, ठीक है। और एक क्या होती है, सर्टोली सेल्स होती है। ठीक है, दो तरीके की सेल्स होती है, जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। जर्म सेल का काम हमने बता दिया, क्या काम होता है, स्पर्म बनाने का। ठीक है, जर्म सेल अंडरगोज स्पर्मेटोजेनेसिस टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ। ठीक, अब सर्टोली सेल का काम क्या होता है,
तो सर्टोली सेल जो होती है फंक्शन एज अ नर्व सेल फॉर डिफरेंशिएटिंग स्पर्मेटोजोआ। मतलब सर्टोली सेल क्या काम करती है, एक नर्व सेल, इसको क्यों नाम दिया है, मतलब ऐसा क्यों बोला है ना, ये क्या करती है, देखभाल करती है, न्यूट्रिशन देती है किसको, स्पर्मेटोजोआ को, कि स्पर्मेटोजोआ क्या करे, मैच्योर करे, डिफरेंशिएट करे, है ना, डिफरेंशिएट करे, जिसको अपन प्रॉपर स्पर्म्स बोल पाए। ठीक है, वो किसका काम होता है, सर्टोली सेल का वो काम होता है। ठीक है, ये तो दो तरीके की सेल्स देख लिया अपन ने। टेस्टिस में फिर एक तरीके की सेल्स और प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं या लीडिक सेल बोलते हैं। मतलब जिसे हमने देखा था ना कि एक कंपार्टमेंट ये, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल ये, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल ये, है ना, ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल अरेंज थे, तो बीच में जगह जगह भी तो है इनके। ठीक है, बीच में इनके बीच बीच में जगह भी तो है, तो इनके बीच बीच वाली जगह में जो सेल्स प्रेजेंट होती है हम उनको इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिक सेल नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, इंटरस्टिशियल सेल और लीडिक सेल नाम दे देते हैं। लीडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। ठीक है, जो लीडिक सेल्स होती है क्या सिंथेसाइज और सीक्रेट करती है, टेस्टिकुलर हार्मोन्स, मतलब जो हमने तुमसे बात की थी ना अभी पहले की टेस्टिस जो होती है अपने, वो क्या हार्मोन्स भी सीक्रेट करती हैं। ठीक है, हार्मोन्स भी सीक्रेट करती हैं, तो हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, हम एंड्रोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोजेंस बोलते हैं। ठीक है भाई, याद रखना कि टेस्टिकुलर हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजेंस बोलते हैं, और इसके अंदर जो हार्मोन आते हैं वो क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, ये तो हमारी टेस्टिस की बात हो गई थी कि कौन कौन सी जर्म सेल प्रेजेंट होती है, सर्टोली सेल्स होती है और लीडिक सेल होती है। ठीक है, जर्म सेल का काम होता है स्पर्म फॉर्मेशन, सर्टोली सेल मदद करती है ना, एक तो तरीके से स्पर्मेटोजोआ को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है, और इंटरस्टिशियल और लीडिक सेल अपन बोले तो वो क्या करती है, टेस्टिकुलर हार्मोन को बनाती है और सिक्रीट भी करती है। ठीक है, जो कि टेस्टिकुलर हार्मोन्स का नाम क्या दिया है, एंड्रोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोजेंस बोलते हैं। द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंशिया। ये तो मैं अभी बता दिया ना कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस में ओपन होते हैं, वासा एफरेंशिया थ्रू रेटी टेस्टिस, है ना। इसलिए अभी अंकित ने बताया था कि सबसे पहले सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटी टेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, है ना। फिर जो वासा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइम। वासा एफरेंशिया क्या करता है, एपिडिडाइमस में ओपन कर होता है। ठीक है, एपिडिडाइमस में ओपन होता है। ठीक है, फिर एपिडिडाइमस किस में ओपन होता है भाई सिद्धार्थ, एपिडिडाइमस के बाद क्या आता है, एपिडिडाइम, क्या आता है उसके बाद, वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस, है ना, वास डिफरेंस आता है। उसके बाद क्या आता है, वास डिफरेंस आता है ना। तो ऐसे याद करना है पूरा, कौन किसके बाद आता है, कौन किसके पहले आता है, सब याद होना चाहिए कि स्पर्म का पैसेज क्या है, स्पर्म किस किस के थ्रू जा रहा है। ठीक है, जो डक्टस सिस्टम होता है वो हमको बहुत अच्छे से याद करना है। Epididymis is involved in temporary storage and nutrition and physiological maturation and motility of the sperm. ठीक है, epididymis क्या क्या करता है, टेम्परेरी स्टोरेज करता है। ठीक है, किसका, स्पर्म्स का टेम्परेरी स्टोरेज करता है, और जब स्टोरेज कर रहा है तो न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, और वहां पे क्या होता है, मैच्योरेशन भी हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पर्म्स का मैच्योरेशन और मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है भाई, एपिडिडाइमिस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हमने बोला ही था। ऊपर वाले पार्ट को या एंटीरियर वाले पार्ट को कैपिट एपिडिडाइमस, मिडिल को कॉर्पस और नीचे वाले को कॉडा। ठीक है, कॉडा एपिडिडाइमस। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, जब कब तक स्टोर होते हैं, जब तक एजैकुलेशन ना हो जाए तब तक क्या होता है, स्टोर होते हैं। ठीक है भाई, इतना समझ में आया सबको। हाँ जी। ठीक है भाई, फिर हमने अभी बोला कि फिर क्या आता है एपिडिडाइमस के बाद, वास डिफरेंस इज अ लार्ज डक्ट व्हिच अराइज फ्रॉम द कॉर्डा एपिडिडाइमस। कहाँ से स्टार्ट होती है, कॉर्डा एपिडिडाइमस से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, रीच अप टू सेमिनल वेसिकल। कहाँ तक चलती है, सेमिनल वेसिकल तक चलती है।
ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है, एपिडाइडिमस से स्टार्ट होती है और कहाँ पर खत्म होती है, सेमिनल वेसिकल तक खत्म होती है, मतलब काफी लंबी ट्यूब होती है। इजैकुलेटरी डक्ट्स आर द शॉर्ट स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब ईच फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ या यूनियन ऑफ वासा डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट किस किस के मिलने से बनती है, इजैकुलेटरी डक्ट हमारी किस किस के मिलने की बनती है, वासा डिफरेंस से और डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, दोनों का यूनियन हो जाता है और मिलके एक सिंगल डक्ट बनाता है जिसको अपन इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, जो कि क्या इजैकुलेट करता है, सेमिनल फ्लूइड या हम कहें सीमेन, ठीक है, इजैकुलेट करता है। ठीक है, पेनिस फिर आ जाता है, फिर कॉपुलेटरी ऑर्गन आ जाता है। ठीक है, अभी हमने सारा पैसेज पढ़ लिया, जहाँ स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा था वो पढ़ लिया अब हमने। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन पढ़ते हैं। ठीक है, तो पेनिस इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, और पेनिस की टिप को क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, विच इज हाईली सेंसिटिव टू द स्टिमुलेशन। ठीक है, मतलब कि स्टिमुलाई को बहुत जल्दी रिसीव करती है। ठीक है, प्रीप्यूज इज अ लूज रिट्रैक्टेबल फोर स्किन विच कवर्स ग्लैंस पेनिस। ठीक है, ग्लैंस पेनिस जो टिप होती है पेनिस की, वो कौन कवर किए होता है, एक लूज सी फोर स्किन होती है, वो कवर की हुई होती है, जिसको प्रीप्यूज बोलते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब सेमिनल वेसिकल आते हैं, तो सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट paired bulbal urethral gland constitute the seminal plasma। ठीक है, सेमिनल फ्लूइड या सेमिनल प्लाज्मा किस किस से मिलके बनता है, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट का सिक्रीशन और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन। ठीक है, इनका सिक्रीशन से हमारा सेमिनल प्लाज्मा बन जाता है, जिसमें क्या क्या होता है, लिचिन, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, इंपॉर्टेंट है ना, किस में रिच होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स। Secretion of bulbourethral gland also help in the lubrication of penis। ठीक है, क्या होता है, जो bulbourethral gland होता है वो ऐसा एक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, ठीक है, म्यूकस टाइप सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जो क्या होता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के लिए हेल्पफुल होता है, हेल्प करता है। ठीक है, the seminal vesicles are long pouches with muscular wall। सेमिनल वेसिकल क्या होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी मसल्स की बनी हुई वॉल होती है। दे सिक्रीट स्पर्मेटोजोआ एक्टिवेटिंग सब्सटेंस। ठीक है, क्या सिक्रीट करते हैं, जो स्पर्मेटोजोआ को एक्टिवेट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जैसे कि फ्रक्टोज, सिट्रेट, इनोसिटोल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड सेवरल प्रोटीन्स। ठीक है, स्पर्म यूज फ्रक्टोज एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब जिससे एटीपी बनेगी, आगे जाके क्या बनेगी, एटीपी बनेगी, है ना। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वही होता है ना जिससे फिर अपन लोग एटीपी बनाते हैं। ठीक है, तो स्पर्म्स फ्रक्टोज को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज करते हैं, मतलब एटीपी बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि स्पर्म्स तो मोटाइल होते हैं, स्पर्म में मोटिलिटी होती है। अब जब स्पर्म में मोटाइल होते हैं, मोटिलिटी होती है भाई इनमें, तो एनर्जी तो चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, ये एटीपी कहाँ से आएगी, तो एटीपी आती है फ्रक्टोज से। जब फ्रक्टोज को ये रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज करते हैं इनका माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं। जब ही इनमें मोटिलिटी आ पाती है तभी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की उनमें एनर्जी आ पाती है। ठीक, सेमिनल फ्लूइड मेंटेन्स वायबिलिटी एंड द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। ठीक है, सेमिनल फ्लूइड जो होता है मोटिलिटी को भी मेंटेन करके रखता है, क्योंकि भाई क्यों, फ्रक्टोज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और वायबिलिटी भी मेंटेन करके रखता है कि वो वायबल रहे। ठीक है, जो स्पर्म है उसमें एक रिप्रोडक्टिव पावर रहे, वो रिप्रोडक्टिव पावर खोना, तो ये क्या सेमिनल फ्लूइड मेंटेन करके रखता है भाई। ठीक है, आया समझ में, आया, आगे बढ़े। हाँ। अब आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी सेमिनल वेसिकल देख लिया अपन ने, क्या होता है, टेस्टिस देख ली, सब देख ली, अब ग्लैंड्स पे आ गए अपन, प्रोस्टेट ग्लैंड पे आ गए। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, यूरेथ्रा
को सराउंड करता है, मतलब यूरेथ्रा के पास होता है, ठीक है, यूरेथ्रा को घेरे हुए रहता है। दिस ग्लैंड सिक्रीट अ स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड, है ना, हल्का सा एसिडिक, क्योंकि 6.5 है ना, तो मतलब हल्का सा एसिड, और 25% बनाता है सीमेन का। तो इसके सिक्रीशन में होता क्या है, करता क्या है, द सिक्रीशन नरिश एंड एक्टिवेट द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है उनकी मोटिलिटी के लिए, कि वो क्या करें, उनकी मोटिलिटी रहे। इट इज एसेंशियल फॉर द स्पर्म मोटिलिटी, ठीक है, क्या होता है, स्पर्म मोटिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, स्पर्म मोटिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। और इन्होंने बोला अगर रिमूवल कॉजेज स्टर्लिटी, मतलब कि अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड को हटा दें, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे प्रोस्टेट कैंसर वगैरह हो जाता है ना, तो क्या इसको हटाना पड़ता है, तो अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड को हटा दें तो स्टर्लिटी आ जाती है। स्टर्लिटी मतलब बहुत बार बताया है, स्टर्लिटी मतलब फर्टिलिटी और स्टर्लिटी दो मतलब बताए हैं ना हमने बहुत बार। बताओ भाई कोई जल्दी से। हम्म। सोना, सोना स्टर्लिटी मतलब, अरे हाँ ना, कुछ नहीं बोलोगी। मुझे याद था, मैं भूल गई। तो याद करने वाला कुछ है ही नहीं, है ना, फर्टिलिटी स्टर्लिटी में कुछ याद करने वाला है ही नहीं भाई, इतना क्या सोच रहे हो कि फर्टिलिटी में कुछ याद करने वाला है। ठीक है, फर्टिलिटी और स्टर्लिटी का मतलब होता है, जैसे स्टर्लिटी मतलब होता है कि उसमें रिप्रोडक्शन जो पावर है उसने खो दी, मतलब वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं है, यंग वन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, वो यंग वन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ये स्टर्लिटी होता है। और फर्टिलिटी मतलब यंग वन को प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें क्या याद करने वाली चीज है, कुछ भी याद करने वाली चीज नहीं है भाई इसमें तो, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने बताया जो प्रोस्टेट का सिक्रीशन होता है वो स्पर्मेटोजोआ को नरिश करता है, एक्टिवेट करता है, और मोटिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है, कि जो स्पर्म मूव कर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी होता है। और अगर प्रोस्टेट हटा दिया हमने तो स्टर्लिटी आ जाती है, मतलब कि मोटिलिटी के लिए जरूरी होता है, और जब ये नहीं होगा तो हमारे स्पर्म उतने अच्छे मोटाइल नहीं होंगे, मतलब उतना अच्छा उसका मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचेंगे, और नहीं पहुंचेंगे तो मतलब रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं है ना। इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड सिट्रिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोलाइसिस प्रेजेंट। याद रखना इसके सिक्रीशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट, फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिनोलाइसिन वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई। अब जो लास्ट ग्लैंड है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दोनों नाम याद होने चाहिए, कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, दोनों नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। फर्स्ट पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड आर अटैच्ड टू यूरेथ्रा, ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड क्या होता है, यूरेथ्रा से अटैच होते हैं। दे सीक्रीट म्यूकस व्हिच इज डिस्चार्ज इनटू अ स्पॉन्जी पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा के पार्ट होते हैं ना हम, स्पॉन्जी पार्ट, पेनाइल पार्ट, तो ये तो क्या होता है, तो ये जो क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है स्पॉन्जी पार्ट पे। द म्यूकस लुब्रिकेट द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था अभी उसमें पढ़ा था, पेनिस में पढ़ा था कि क्या कॉपर्स ग्लैंड जो होते हैं या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। दिस सर्व्स टू न्यूट्रलाइज एनी एसिड ऑफ यूरिन रिमेनिंग इन द यूरेथ्रा। क्यों, हमने बोला था कि यूरिन के लिए और सीमेन के लिए मेल्स में एक ही पैसेज होता है, सेम पैसेज हो रहा है, तो सेम पैसेज होने की वजह से क्या होता है कि अगर कुछ यूरिन का मतलब कुछ थोड़ी बहुत यूरिन रही या एसिडिटी यूरिन की वजह से उस यूरेथ्रा में रही, तो वो क्या न्यूट्रलाइज कर देता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्योंकि अगर कुछ एसिडिटी वगैरह हुई वहां पे
ठीक है, तो हमारे स्पर्म्स को डैमेज होगा, ठीक है, इसलिए क्या होता है वो न्यूट्रलाइज वहां पे हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो कर देता है। सिक्रीशन ऑफ कॉर्पस ग्लैंड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द एजैकुलेशन ऑफ सीमेन, ठीक है, कॉर्पस ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो सीमेन से पहले सिक्रीट हो जाता है, ठीक है, सीमेन अभी तक आ ही नहीं पाया और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन पहले हो जाता है ना, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का पहले सिक्रीशन हो जाता है, तभी वजह होती है इसमें, इस सिक्रीशन में थोड़े बहुत स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ कॉर्पस ग्लैंड में हल्के फुल्के स्पर्म्स होते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत स्पर्म्स होते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से कि जो अभी हम इसके बाद, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें एक वेरी मतलब उसमें जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में कौन सा विथड्रॉल मेथड आएगा, है ना, नेचुरल मेथड में विथड्रॉल मेथड आएगा, है ना, तो विथड्रॉल मेथड क्यों हमारा 100% सही नहीं है, इसी की वजह से नहीं है, क्यों, क्योंकि सीमेन से पहले ही क्या कॉर्पस ग्लैंड का सिक्रीशन हो जाता है, और जब उसका सिक्रीशन हो जाता है उसमें कुछ स्पर्म्स होते ही हैं, जिस वजह से ऐसा हम नहीं कह सकते कि 100% ये जो विथड्रॉल मेथड है वो 100% क्या प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, ठीक, इस बात को याद रखना, वहां भी समझाएंगे हम, उस चैप्टर में भी इस बात को समझाएंगे। तो बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? नहीं, नो मैम। चलो, इसका लास्ट टॉपिक बचा है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा हार्मोनल कंट्रोल क्या है। तो ये जो दो हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH या हम LH बोले, ठीक है, तो क्या होता है, ये हमने पढ़े हुए हैं 11th में, हमने एंडोक्राइन सिस्टम में जो है लास्ट चैप्टर में ये पढ़े हुए हैं। तो इनका क्या रोल आता है, देखो, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, FSH सिक्रीट किया और LH सिक्रीट किया, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट किया और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट किया। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो किसको स्टिमुलेट किया, उसने सर्टोली सेल को स्टिमुलेट किया, किस पे जाकर काम किया, FSH ने सर्टोली सेल पे काम किया, और LH ने किस पे काम किया, लीडिक सेल पे काम किया, ठीक है, तो सर्टोली सेल का काम क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस करना, है ना, इसमें हेल्प करना, स्पर्म का न्यूट्रिशन करने में और डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करना, और लीडिक सेल का काम क्या है, एंड्रोजन को सिक्रीट करना, अभी हमने देखा था एंड्रोजन को सिक्रीट करना, तो ये मेल हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना, और टेस्टोस्टेरोन बदले में क्या करता है, कुछ तो काम होगा टेस्टोस्टेरोन का, तभी तो वो सिक्रीट हुआ, तो टेस्टोस्टेरोन हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है, ठीक है, तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस हमारी हो जाती है तो फिर क्या होता है, सर्टोली सेल से एक सिक्रीट होता है, इनहिबिन सिक्रीट होता है, क्या सिक्रीट होता है, इनहिबिन, जो कि क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मतलब कि अब सिक्रीशन बंद करो, एंटीरियर पिट्यूटरी से जाकर कहता है कि अब आप FSH का सिक्रीशन बंद करो, हमको FSH की जरूरत नहीं है, स्पर्म्स बनने थे, स्पर्म बन गए, ठीक है, अब आप क्या करो, इसको बंद करो सिक्रीशन को, और यहाँ से टेस्टोस्टेरोन एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके कहता है भाई अब LH का सिक्रीशन बंद करो, ठीक है, काफी ज्यादा टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो गया है, अब आप बंद करो, ठीक है, इसके पास एंटीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल आ गया, ठीक है, और क्या जाता है, एक नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस के पास भी जाता है, क्यों, क्योंकि जब हाइपोथैलेमस ये सिक्रीट करना बंद करेगा तभी तो एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH सिक्रीट करना बंद करेगा, तो क्या आता है, दोनों के पास एक नेगेटिव फीडबैक आता है कि भाई हमारी जरूरत पूरी हो गई है, आप क्या करो, अपने अपने हार्मोन सिक्रीट करना बंद करो, जो जरूरत थी स्पर्मेटोजेनेसिस जो होना था वो हमारा हो चुका है, अब क्या करो, आप सिक्रीशन बंद करो, तो ये जो सिक्रीशन बंद करने वाला फीडबैक जाता है इसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मतलब कैसे, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट हुए, उस
वो जाके किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किए, उसने एफएसएच और एलएच सिक्रीट किए, एफएसएच सर्टोली सेल पे जाके काम किया, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प, एलएच लीडिक सेल पर काम किया और लीडिक सेल ने टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट किए, टेस्टोस्टेरोन ने बदले में क्या किया, स्पर्मेटोजेनेसिस कराई। अब जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो गई तो सर्टोली सेल ने इनिबिन सिक्रीट किया और वो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी से बोला है कि एफएसएच का सिक्रीशन बंद करो, ठीक है, सफिशिएंट हो गया है। और एंड्रोजन क्या बोलता है कि भाई आप लोग अपना, एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से बोलता है कि भाई आप लोग अपना सिक्रीशन बंद करो, हमारा जो काम होना था वो हमारा काम हो गया है, अब आप हार्मोन सिक्रीट करना बंद करो। तो ये क्या हो जाता है, हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। क्या, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमारे हार्मोन्स कैसे कंट्रोल में रख के रखते हैं, है ना। इतना समझ में आ गया भाई? हाँ जी, हाँ यस मैम। ठीक है। तो ये आज के लिए हमारा इतना सफिशिएंट है, इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो। Thank you.